स्टार्ट करते हैं सेशन को। सभी को नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने रुचिधर मन पाठशाला में। और आज जो है हमारा डे 18 है। डे 18 के अगर हम टॉपिक के बारे में बात करें तो एक बार बता दूं, आज हमारा लास्ट टॉपिक डिस्कशन है, ठीक है, डे 18 में। अभी आप देखिएगा, अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें 4 की, किसमें, पेपर 6 में। तो जैसे हमने कल के लेक्चर में क्या देखा था कि पेपर 6 में 2 प्रश्न जो हैं वो आ रहे हैं किसके, प्रारूप लेखन के। 2 प्रश्न किसके आने हैं, प्रारूप लेखन के आने हैं। अब इस प्रारूप लेखन को अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें 2 अलग अलग टाइप से प्रश्न आने थे। क्वेश्चन नंबर 3 जो था वो भी प्रारूप लेखन का था, लेकिन पर्टिकुलर उसमें क्या पूछा जाएगा, एक बोलना चाहिए टॉपिक पूछा जाएगा। 4-5 टॉपिक जो थे वो मैंने नाम बताए थे और उन्हीं को तैयार करना है। ये भी बताया था कि कौन से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना चाहिए। सेम वही रूल यहाँ पर भी लागू होगा, ठीक है। प्रारूप लेखन का एक और क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 4 में, और इस प्रकार पेपर 6 में केवल 4 ही क्वेश्चन आते हैं। अब मैंने आपको बोला था कि पेपर 6 को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके लिए मैं आपको एफएलटी जो है उसमें बताऊंगी कि इसको अटेम्प्ट करना कैसे है कि आपके 2.5 घंटे का जो है वो मैनेजमेंट हो सके, ठीक है। तो आप ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 4 में हमने यहाँ पर क्या लिया है, क्वेश्चन को देखिएगा। अगर क्वेश्चन नंबर 4 देखो तो आपको यहाँ पर एक प्रतिवेदन अब फिक्स है। प्रतिवेदन हर लेटर का पप्पा है। क्यों हर लेटर का पप्पा है, क्योंकि अपने आप में ये 6 टाइप का हो सकता है। पत्रकारिता प्रतिवेदन, प्रशासनिक प्रतिवेदन, ठीक है, विधिक प्रतिवेदन, इसके अलावा अगर आप देखें तो साहित्यिक प्रतिवेदन, ऐसे करके 5 टाइप के प्रतिवेदन, 5 से 6 टाइप के प्रतिवेदन आप पढ़ते हो। हर प्रतिवेदन को लिखने के 2 तरीके होते हैं। या तो किसी समिति के द्वारा आप प्रतिवेदन को लिख लो, जिसमें कई बारी प्रश्न में आता ही है कि आपने एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है और उसके द्वारा छानबीन करके आपने ये पाया और उसके बाद वो आपसे प्रश्न पूछता है। या तो एक आता है कि एक व्यक्ति ने खुद से प्रतिवेदन तैयार करा है, जिसे एकल प्रतिवेदन कहा जाता है, जिसमें समिति का गठन करके आपको टास्क नहीं दिया जाता। 3 सदस्यीय, 5 सदस्यीय, ये अध्यक्ष है समिति का, 4 अन्य सदस्य हैं, ऐसे करके प्रश्न बनाकर देता है, ठीक है। तो 2 टाइप से प्रतिवेदन के क्वेश्चन आएंगे। और आज से लिख लो, प्रतिवेदन आउट है क्वेश्चन नंबर 4 में। प्रतिवेदन आएगा और प्रतिवेदन के अथवा में फिर आपका क्या हो सकता है, अधिसूचना हो सकता है, प्रपत्र हो सकता है, जो मुझे लग रहा है ना। अदरवाइज ये भी हो सकता है कि जो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 4 टॉपिक दिए हैं, प्रतिवेदन, अधिसूचना, ज्ञापन, ये 3 या 4 टॉपिक दिए हैं, उन्हीं टॉपिक में से कोई भी 2 प्रश्न अथवा आएंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रतिवेदन आएगा और प्रतिवेदन के अथवा में ये फिर दूसरे प्रश्नों को पूछेगा, क्योंकि ये हर बार का आउट क्वेश्चन है। हर बार प्रतिवेदन आता ही आता है ना, हर बार का रिकॉर्ड है। चाहे उसने ऐसा नहीं भी करा था, उसके पहले भी प्रतिवेदन आ रहे थे, आज भी प्रतिवेदन आ रहा है। अब दूसरी बात ये समझना कि हम अटेम्प्ट कौन से वाले को करेंगे। तो इसमें सेम कल वाला रूल लागू। अगर आपको जिसके अंदर मैटर लिखना है उसकी जगह किसी 2 लेटर में अंतर, उसकी विशेषता, उसका प्रारूप पूछता है, तो ऐसे वाले अटेम्प्ट करने बोला था मैंने कल वाले क्वेश्चन में, है ना, या लास्ट वाले में, क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 4 में मैं ये कहती हूं कि अगर फॉर्मेटिंग वाला आता है तो आप वो अटेम्प्ट कर लो, अदरवाइज आप क्या करो, प्रतिवेदन अटेम्प्ट करो। क्यों प्रतिवेदन अटेम्प्ट करो, क्योंकि प्रतिवेदन अच्छा खासा 3 पेज भरने की कैपेसिटी रखता है। प्रतिवेदन क्योंकि लगातार 3 पेज में चलते हैं और इजी होता है प्रतिवेदन लिखना, बशर्ते एक बार बस आप इसकी फॉर्मेटिंग सीख लो, क्योंकि इसके अंदर कंटेंट ज्यादा आता है। अब फॉर्मेटिंग सीखने के लिए जहां से भी आपने पढ़ा है, जैसे मैं अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको दोनों टाइप से फॉर्मेटिंग सिखाती हूँ। अगर क्वेश्चन में समिति वाला प्रतिवेदन आता है तो कैसे समिति का अध्यक्ष सदस्य मिलकर प्रारूप लेखन करेंगे, मतलब प्रतिवेदन लिखेंगे, और कहां पर समिति के अध्यक्ष, कहां पर सदस्य के हस्ताक्षर होंगे, ये भली भांति बताती हूँ। अगर सिंगल प्रतिवेदन आता है और समिति वाला प्रतिवेदन आता है तो दोनों में डिफरेंस क्या है और कौन सा अटेम्प्ट करना चाहिए। क्या अगर किसी प्रश्न में समिति वाला दिया है तो हम खुद से मतलब जैसे इसमें समिति बनाने नहीं दिया, तो क्या हम खुद से समिति बना ले एक इमेजनरी, और फिर उसके द्वारा मतलब छानबीन करके सम्मिलित रूप से प्रतिवेदन तैयार करें, क्या कर सकते हो। कैसी सिचुएशन में कर सकते हो, जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आपको एक प्रश्न दिया है। क्या प्रश्न दिया है, पढ़ती हूँ दोनों प्रश्नों को। प्राचार्य माता जीजाबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर को महाविद्यालय में हुए
राष्ट्रीय संगोष्ठी का एक प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। अब क्या यहाँ पर किसी समिति के द्वारा आपको प्रतिवेदन तैयार करना है, ये दिया है? नहीं दिया। ठीक है, कितने सदस्यीय समिति है, क्या है, दिया है? नहीं। अब ऐसी सिचुएशन में क्या मैडम मैं इमेजिनरी क्या एक समिति का गठन कर लूं और उसके माध्यम से यहाँ पर क्या करूं, प्रतिवेदन तैयार करूं क्या? तो मैं बोलूंगी ऐसे वाले टॉपिक पे समिति का गठन मत करो, मत करो। क्यों? क्योंकि अगर संगोष्ठी हुई है, अगर आप देखें विश्व हिंदी सम्मेलन है, सर्वधर्म सम्मेलन है जो दिल्ली में हुआ था, विश्व हिंदी सम्मेलन लगातार 3 बार, विश्व हिंदी सम्मेलन के अलावा सर्वधर्म सम्मेलन लगातार 3 बार आया था जब ये भारत में हुआ था, तो विश्व हिंदी सम्मेलन। तो ऐसे अगर जैसे आप देखो प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, या ऐसे सम्मेलनों पे अगर प्रतिवेदन होता है, ऐसा जैसा प्रश्न बनता है तो ठीक है, या दीक्षांत समारोह पे प्रतिवेदन आ गया, तो इस प्रतिवेदन पर समिति गठन करने का मुझे नहीं लगता कि कोई औचित्य होगा। क्यों? क्योंकि इस प्रतिवेदन में सबसे बड़ा साक्ष्य आप ही है, और आप अपने आप को ऐसा मान ले कि आप उस संगोष्ठी में, आप उस बोलना चाहिए जो भी दीक्षांत समारोह है या विश्व हिंदी सम्मेलन है उसमें शामिल हुए होंगे, ऐसा ट्रीट कर लेना। और इसमें बहुत ज्यादा छानबीन की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर कोई प्रतिवेदन का क्वेश्चन ऐसा आ रहा है कि आप एक पुलिस महानिदेशक है और आपको ये जानकारी मिली है कि आपके क्षेत्र में गंदी बस्ती से रिलेटेड आपको एक सफाई कार्यक्रम चलाना है, उस पर तैयार प्रतिवेदन आपको करना है ना, या एक सफाई गंदी बस्ती से रिलेटेड है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप चाहें तो कारण उसका बोलना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है, बाढ़ वाली आपदा के कारण अगर प्रतिवेदन आता है तो इनमें चाहे तो, या किसी दुर्घटना का प्रतिवेदन आता है तो इनमें चाहे तो आप समिति का गठन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये थोड़े जोखिम या फिर बोलना चाहिए टास्कफुल काम होते हैं जिसमें 1 से 2 सदस्य क्या हो सकते हैं, इन्वॉल्व हो सकते हैं। कैसे? कोई एक व्यक्ति छानबीन कर लेगा समिति का सदस्य, ठीक है, कोई एक व्यक्ति साक्ष्य जुटा लेगा, कोई एक व्यक्ति जो हो जाएगा इस पे प्रतिवेदन तैयार करेगा, कोई एक व्यक्ति चिकित्सा के पास जाकर वहां पर जैसे डीएनए आरएनए ये सब जो रिपोर्ट है वो कर लेगा। ठीक है, तो ये सब जो रहता है आप चाहें तो ऐसे वाले सिचुएशन में अपने मन से समिति का गठन कर सकते हैं। पहला डाउट क्लियर हुआ होगा? पूरी बहुत अच्छे से बता रही हूँ बेटा चीजें, है ना। दूसरा डाउट ये होता है कि मैम हमको समिति वाला आया है तो हम समिति वाला अटेम्प्ट करें क्या एकल अटेम्प्ट करें? मैं बोलूंगी समिति वाला। क्यों? क्योंकि उसमें ऑलरेडी एक पैरा बढ़ जाता है और लास्ट में भी कुछ चीजें बढ़ जाती हैं, है ना। तो समिति वाला प्रतिवेदन अटेम्प्ट करो। क्यों? क्योंकि वो अच्छा लगता है, अथपर पर बात नहीं होती, और क्योंकि समिति के अध्यक्ष और सदस्य जो भी होते हैं वो उस पर्टिकुलर प्रतिवेदन के विषयवेत्ता होते हैं या उसके जानकार व्यक्ति होते हैं। तो कभी भी अगर आपको लाइफ में आपके भी प्रशासक बनने के बाद में प्रतिवेदन तैयार करने मिलता है, अगर वित्त से रिलेटेड हो गया, किसी अतिक्रमण को हटाना है उससे छानबीन करने से रिलेटेड हो गया, ठीक है, कोई घटना दुर्घटना से रिलेटेड हो गया, कोई विधिक प्रतिवेदन हो गया, तो इनको समिति के माध्यम से लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर बेटा। अब दूसरा आता है सहायक प्राध्यापक पद उच्च शिक्षा विभाग पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना का प्रारूप कर प्रस्तुत करें। तो कोई दिक्कत नहीं है, अधिसूचना ये वाले प्रश्न को अटेम्प्ट कर सकते हो। इसमें 1 या 2 पैरा बस आएगा, तो एटलीस्ट 2 पैरा तो बनाए, मैं बोलूंगी 2 पेज तो लिखें। और ऐसी सिचुएशन में तो मैं एक मात्र बहुमत दूंगी कि पता है प्रतिवेदन अटेम्प्ट करो, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ पेजेस ज्यादा भर जाएंगे, है ना। 250 वर्ड लिमिट जो है आपकी, ठीक है, 15 अंकों के लिए, तो 250 वर्ड्स जो है वो ऑलरेडी प्रतिवेदन में इंक्लूड ही होते हैं। कभी कभी 300 भी चला जाता है ये, लेकिन हमको 300 करना ही नहीं है। हम 250 200 में भी लिखोगे तो चलेगा, वो 200 लिखेंगे और जब आप साक्ष्य अटेंड करोगे या उसमें हस्ताक्षर करोगे सदस्य और इसके, तो वो ऑलरेडी 2-3 पन्ना बढ़ जाएगा। इतनी बात समझ में आई। अब हमारे प्रश्नों को देख लेते हैं। ये तो बात हुई अटेम्प्ट करने का और कैसे क्या आपको कौन से प्रश्न को अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि प्रश्नों के अटेम्प्ट करने पर नंबर होते हैं बेटा। और हमारी गलती ऐसी हो जाती है कि हम थोड़ा सा स्मार्ट वर्क नहीं कर पाते, तो उस चक्कर में हमारी क्या हो जाती है, नैया डूब जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिएगा कि बोल रहा है इस प्रश्न पत्र के प्रारूप लेखन हमने दिया है, 250 वर्ड लिमिट आपकी है और 15 अंकों का है, सेम क्वेश्चन नंबर 3 के जैसे। पहला क्वेश्चन हमने क्या बोला था, एक बार और पढ़ देती हूँ। प्राचार्य माता जीजाबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय इंदौर की महाविद्यालय में हुए राष्ट्रीय संगोष्ठी पर आपको एक प्रतिवेदन तैयार करना है। इजी है।
दूसरा प्रतिवेदन आपको सहायक प्राध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु अधिसूचना जारी करना है, सॉरी अधिसूचना जारी करना है। दूसरा प्रश्न ये है। अब आप कोई भी एक प्रश्न को जिसको भी अटेम्प्ट करते हैं उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर अपने कॉपी के पेज को निकालेंगे, जो भी आपको अटेम्प्ट करना है, जैसे एक में तो प्रश्न लिखा है, जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे, जो भी आप अटेम्प्ट करेंगे, जिस भी प्रश्न को, जैसे प्रतिवेदन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो प्रतिवेदन, ठीक है, अधिसूचना अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अधिसूचना। अगर आपके पास में स्पेस ज्यादा है तो आप पूरे पूरे प्रश्न को कॉपी कर सकते हैं और यहाँ पर प्रश्न लिख सकते हैं। यदि आपके पास स्पेस कम है तो ये वाले बस प्रश्न में आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ पर लिख दें अधिसूचना। जैसे आप अधिसूचना अटेम्प्ट कर रहे हैं तो अधिसूचना लिख दें ऊपर। अगर आप प्रतिवेदन अटेम्प्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर बकायदा क्या लिख दें, प्रतिवेदन। मैं आपको दोनों के फॉर्मेट बता दे रही हूँ। प्रतिवेदन अटेम्प्ट करना है। अब सिंपल, कोई समिति नहीं है, कुछ नहीं बनाया है, तो आपको प्रतिवेदन तैयार करना है। आपने ऊपर लिख दिया कि आप प्रतिवेदन अटेम्प्ट कर रहे हो। अब किसके द्वारा प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है, किसका है, तो आप देखना प्रश्न में क्या दिया है, प्राचार्य माता जीजाबाई स्नातकोत्तर कन्या महाविद्यालय में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी पर प्रतिवेदन। तो आप यहाँ पर उस पर नाम लिख दोगे कि क्या, प्राचार्य या शासकीय कन्या महाविद्यालय, शासकीय कन्या महाविद्यालय में हुई राष्ट्रीय संगोष्ठी पर प्रतिवेदन। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो जैसे आपने यहाँ पर लिख दिया क्या, शासकीय कन्या महाविद्यालय, ऊपर कहाँ का है ये, इंदौर का। इंदौर कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। विषय क्या कर रहे हो आप, ठीक है, राष्ट्रीय संगोष्ठी पर प्रतिवेदन। और फिर उसके बाद बीचों बीच में एक बार और लिखें यहाँ पर प्रतिवेदन, और उसके बाद आपका प्रतिवेदन स्टार्ट हो जाएगा। अब कहाँ पर हो रहा है, सबसे पहले आप उसका स्थान लिखेंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पर उसकी दिनांक लिखेंगे इस तरफ। ठीक है, तो स्थान इंदौर में है, अगर कोई कार्यालय का नाम दिया है तो वो कार्यालय का नाम आ जाता था। दिनांक, अगर दिनांक उसी दिन की लिखना है तो लिख दो, अदरवाइज दिनांक बनाकर इसको खाली छोड़ दो। उसके बाद में कौन अध्यक्ष है, कौन सदस्य है, इमेजनरी अध्यक्ष, सह अध्यक्ष या सह उपाध्यक्ष जो भी है, आबासा काखागा ऐसा डाल दो और आगे बढ़ जाओ, बस खत्म। कोई समिति नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऊपर की ये चीज हो गई है ना, सिंपल। अब उसके बाद आप यहाँ पर स्टार्ट करोगे कि जैसा कि विदित है कि हर बार की तरह इस बार भी शासकीय कन्या महाविद्यालय में राष्ट्रीय संगोष्ठी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि माननीय वो थे। फिर उसके बाद जैसे एक कार्यक्रम होता है आपको पैरा वाइज चलते जाना है। तो आपने पहले पैरा में इंट्रो दे दिया। सपोज करो आपका इंट्रो यहाँ पर खत्म होता है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके साथ में ही यहाँ पर संलग्न लगा सकते हो। फिर उसके बाद आपने बोला कि कार्यक्रम का शुभारंभ गणेश वंदना और मां सरस्वती की पूजा के साथ में हुआ। ठीक है, साथ ही साथ स्वागत जो भी अतिथिगण थे उन्हें यहाँ पर हमने पुष्प गुच्छ श्रीफल और शॉल के साथ में क्या करा, स्वागत करा। तत्पश्चात स्वागत अभिभाषण के बाद में माननीय अतिथिगणों के द्वारा भाषण दिया गया, जिसमें बच्चों को यहाँ पर हमने, और साथ ही साथ जो भी वहां पर व्यक्ति उपस्थित थे, सदस्यगण उपस्थित थे, उनको हमने क्या करा, यहाँ पर अपने शब्दों से उन्होंने अनुग्रहित किया। ठीक है, और कई सारे नॉलेज दिए ऐसे करके। अब फिर उसके बाद आपने यहाँ पर क्या लिख दिया, संलग्न। फिर उसके बाद में राष्ट्रीय गोष्ठी के जो जो मुद्दे थे, जिन जिन मुद्दों पर बात हुई वो चीज लिख दिया, फिर लगा दिया संलग्न यहाँ पर। ठीक है, तो कभी एक संलग्न चलचित्र लगा दो, कभी एक संलग्न में फोटो लगा दो, कभी एक संलग्न में वीडियोग्राफी लगा दो, जो भी आपको लगाना है। ठीक है, तत्पश्चात एकाध अगर आपको लग रहा है कि भले ही आपने जो भी गोष्ठी हुई उसमें आपने जिन भी मुद्दों पर बात करा, उसके बाद थोड़ा सा बता दो कि साथ ही साथ मनोरंजन को आगे बढ़ाते हुए या अपनी कला संस्कृति और गोष्ठी के विषयों का परिचायक के रूप में हमने यहाँ पर, किसी ने कविता सुनाई, किसी ने वाद विवाद प्रतियोगिता करी, किसने जो भी किया, अगर कुछ रंगारंगन कार्यक्रम हुए हैं तो उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के संपूर्ण भारत का निचोड़ एक ही मंच पर जैसे लग रहा था प्रदर्शित हो रहा है। उसके बाद आपने बता दिया और फिर यहाँ पर संलग्न लगा दिया। तो ऐसे करके फिर उसके बाद कार्यक्रम के अंत में ये किया गया। आपने इतनी बात बता दी। अब जो भी आपके कार्यक्रम में विशेष रहा साइड में, आपने उस विशेष को यहाँ पर बता दिया।
ठीक है, कि कार्यक्रम में इस पर्टिकुलर विषय पर ये बात करेगी। अगर आपको कार्यक्रम में कुछ कमियां लगती हैं, अगर कोई राष्ट्रीय महत्व का मुद्दा है और उसमें कमियां लगती है, तो बकायदा आप कमियां लिख सकते हो। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी, यदि आप कमी लिख रहे हैं तो सुझाव या अभिमत में उस कमी को दूर करने वाले पॉइंट्स को जोड़ना है आपको। लेकिन यदि आप कमी नहीं लिख रहे हो, तो मैं बोलूंगी अगर आपको ऐसा लग रहा है पर्टिकुलर किसी विषय पर मैं कमी लिख रहा हूं, चलेगा, ठीक है, तो फिर उसको ओवरकम करते हुए सुझाव दो। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो डायरेक्ट विशेष के बाद में सुझाव या अभिमत पे चले जाओ और 1 2 3 करके अपने सुझाव अभिमत लिख दो। और तत्पश्चात आपने जो भी सुझाव या अभिमत लिखा, अब आपका पेज खत्म है ना, यहीं पर, तो यहीं पर प्रतिवेदक क्या कर देगा, अपने हस्ताक्षर कर देगा। खत्म, ये फॉर्मेट आ गया। अब इसके अंदर का जो कंटेंट है आप अपने हिसाब से अपनी भाषा शैली में थोड़ा बहुत क्या कर सकते हो, बदल सकते हो अपनी भाषा में, ठीक है। लेकिन किसी भी कंडीशन में पूरे प्रतिवेदन में क्रमबद्धता दोष नहीं आना चाहिए। एक के बाद एक के बाद एक, कड़ी के कड़ी क्या होते जाए, जुड़ती जाए, मतलब आपके पूरे प्रतिवेदन में निरंतरता होनी चाहिए। किसी भी कंडीशन में आपके प्रतिवेदन में कोई भी चीज रिपीट नहीं होना चाहिए, मतलब पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। बात समझ में आ रही है? अगर आपको इस तरीके से अटेम्प्ट करना है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। नहीं अटेम्प्ट करना है तो फिर आप अगले प्रश्न पर जा सकते हो, जो कि आपका था अधिसूचना का। गॉट इट? तो केवल इतना आपको अटेम्प्ट करना चाहिए था। आपको अपनी राइटिंग जो है वो नीट एंड क्लीन रखनी है, कहीं पर कोई काटा पीटी नहीं करना है। जो भी प्रतिवेदन आप अटेम्प्ट कर रहे हैं या जो भी प्रश्न आप अटेम्प्ट कर रहे हो, उसको अटेम्प्ट करने से पहले एक बार क्या करना है, विचार कर लेना है। बात समझ में आई? जो भी प्रतिवेदन अटेम्प्ट कर रहे हो उससे रिलेटेड विचार करना है और फिर उसके बाद में उसकी रूपरेखा बनानी है और फिर प्रतिवेदन पे एंटर होना है। दूसरा आप ये भी कर सकते हो, ये वाला जो संलग्न वाला पोर्शन है, अगर आपको लग रहा है कि मेरे को यहाँ पर नहीं लिखना इस संलग्न वाले पोर्शन को, तो आप इकट्ठे लास्ट में भी संलग्न वाले पोर्शन को लिख सकते हो, जैसा कि मैंने क्लास में बताया हुआ है। तो अभी तो यहाँ हम केवल डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। पूरा कंटेंट, सारी चीजें मैंने आपको क्लास में बताई हुई है, उस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है बेटा, क्योंकि अभी हम केवल डिस्कशन के लिए ये चीज को देख रहे हैं। अगर आपको लग रहा है तो आप 50 बार मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। यहाँ पर अगर आपको ये चीज नहीं लिखनी है और ये पूरा प्रश्न अगर आपने यहाँ पर अटेम्प्ट कर लिया है, तो आप इस चीज में थोड़ा बहुत चेंजेस कर सकते हैं। बात समझ में आई? ठीक है। अब यहाँ पर वही समिति वाला हो जाता, तो समिति वाले को फिर आप अलग तरीके से अटेम्प्ट करते। बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो अभी प्रश्न में हमको ये रिक्वायरमेंट भी हमने इसके हिसाब से कर लिया। अब प्रश्न यदि आपको अधिसूचना का आ रहा था, कोई बच्चे ने अगर अधिसूचना अटेम्प्ट करा है, तो अधिसूचना का फॉर्मेट देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या किया, फिर उसके बाद इसके कंटेंट की बात कर लेंगे और आंसर की बात कर लेंगे, मॉडल आंसर की, ठीक है। चलिए, अगर आप यहां पर देखें तो जैसे मैं आपको अगर यहां पर बोलूं प्रतिवेदन में, ठीक है, देखो, इसीलिए मैंने आपको प्रतिवेदन अटेम्प्ट करने के लिए बोला, क्योंकि ऑलरेडी वो 2-3 पेज भर देगा, है ना। अब अधिसूचना आ रहा है, किसने तैयार करी है, क्या प्रश्न दे रहा है। देखो, अधिसूचना कब जारी की जाती है, जब आप किसी राजपत्रित अधिकारी से संबंधित पत्र व्यवहार करते हैं या राजपत्रित अधिकारी के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कार्यों का निर्वहन करते हैं। यह सबसे ज्यादा प्रशासनिक महत्ता का क्या होता है बेटा, पेपर होता है या लेटर होता है। क्यों? क्योंकि अधिसूचना जो होती है सरकार की, वो राजपत्र में जारी करने के निर्देश होते हैं, जो हम सीख रहे हैं वाली। कई अधिसूचनाएं होती हैं जो अगर आप देखेंगे तो महाविद्यालय विश्वविद्यालय के द्वारा भी जारी की जाती है, नोटिफिकेशन होता है, वो कई बार राजपत्र में प्रकाशित नहीं होती। जो हमारे कार्य होते हैं अधिसूचना वाले, वो हमेशा राजपत्र में प्रकाशित होते हैं, जो जिसका विधिक महत्व ज्यादा होता है। राजपत्र के 4 भाग होते हैं, मैं बता चुकी हूं। जिस भी भाग में अधिसूचना का प्रकाशन सरकार के द्वारा या सरकार के रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा क्या किया जा रहा है,
प्रस्तुत किया जा रहा है उस भाग का उल्लेख कई बारी कर दिया जाता है। ये सारी बातें मैं बता चुकी हूं बेटा। लेकिन अब चूंकि हमको यहाँ पर प्रश्न में ये बात नहीं दी रहती कि अधिसूचना के किस भाग में आपको इस चीज को, इसका प्रारूप प्रस्तुत करना है, तो आप केवल राजपत्र को इमेजनरी फॉर्मेट में लिख लेंगे और आप अपना प्रेजेंटेशन चालू करेंगे। ठीक है। जैसे अब आपसे पूछ रहा है सहायक प्राध्यापक पद उच्च शिक्षा विभाग पर नियुक्ति हेतु सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना का प्रारूप जारी करें। कौन जारी कर रहा है? सामान्य प्रशासन विभाग। कहां है? ऑब्वियस सी बात है, मध्य प्रदेश सरकार का बोला है सामान्य प्रशासन विभाग, तो मध्य प्रदेश सरकार का हम सामान्य प्रशासन विभाग को यहां पर बना लेंगे और वो भोपाल में होगा, तो हमारा कार्यालय का नाम मिल गया। ठीक है। तो जारी कौन कर रहा है अधिसूचना? सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, मध्य प्रदेश, भोपाल। ठीक है। विषय क्या है? सहायक प्राध्यापक पद उच्च शिक्षा विभाग पर नियुक्ति हेतु। दो ही चीज चाहिए क्योंकि ये किसी को भेजी नहीं जाती। अगर आप देखेंगे तो अधिसूचना ऐसा नहीं है कि इसमें अधिसूचना में क्या होती है बेटा? प्रति होती है क्या अधिसूचना में? नहीं होता है ना। तो अधिसूचना का फॉर्मेट आपको पता होगा, एक बार डिस्कशन में ला लेते हैं। सबसे पहले मैंने अपने पेज में बीचों बीच में क्या लिखा? कार्यालय का नाम। और कार्यालय का नाम क्या है? सामान्य प्रशासन विभाग। सामान्य प्रशासन विभाग कहाँ है ये? ठीक है, बीचों बीच में लिखते हैं, पेन थोड़ा सा पतला कर लो। सामान्य प्रशासन विभाग। ठीक है। अब एड्रेस नहीं दिया, आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है। वल्लभ भवन, भोपाल, मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश को पूरा लिखिएगा, यहां पर मैं ऐसा लिख दे रही हूं। क्लियर? कार्यालय का नाम बीचों बीच में। अब यहां पर आप अधिसूचना का क्रमांक लिखेंगे, विभाग या उपविभाग का नाम सामान्य प्रशासन विभाग, फिर उसके बाद में यहां पर आपका फाइल नंबर और फिर आपके बाद में यहां पर जावक नंबर का क्रम आएगा। सामान्य प्रशासन विभाग कहां पर है? भोपाल, तो स्थान आ जाएगा और उसके बाद आप यहां पर कॉमा लगाएंगे और उसके बाद दिनांक लिखेंगे। दिनांक में आप ये कर सकते हैं, चाहे तो उसी दिन की दिनांक डाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और मैं रिकमेंड करूंगी अगर नहीं डालना है ऐसे वाले लेटर्स में, दिनांक किस लेटर में मैंडेटरी होती है वो मैंने आपको भली बाती कल के लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया है बेटा, है ना। पूरे लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने आपको दिनांक की चीजें कौन से लेटर में आपको मैंडेटरी वे में डालनी पड़ेगी वो मैंने बताया। यहां पर कोई जरूरी नहीं है, आप दिनांक वाले सेक्शन को दिनांक लिखकर खाली छोड़ सकते हो। अब दोनों के बीचों बीच में एक लाइन छोड़ने के बाद में आप बकायदा यहां पर लिखेंगे ये कौन सा लेटर है, अधिसूचना है। अगर आप चाहें तो दोनों जगह इस तरीके का साइन का यूज कर सकते हैं, अदरवाइज डायरेक्ट आप अधिसूचना लिख दें और आगे बढ़ें। अधिसूचना, अच्छा एक चीज और जो कि मैंने बताया, ठीक है, जो हमको सबसे पहले याद रखना था, ये मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र में जाएगी। सॉरी, ठीक है, पहले मैंने आपको बताया तो, लेकिन हमने ये लिखा नहीं, मध्य प्रदेश सरकार राजपत्र, ये लिखना बीचों बीच में, यही मैं बता रही थी। अब ये अधिसूचना किस में जारी हो रही है, ये इसके भाग का भी मेंशन होता है। कई बार अगर विधिक महत्व जिसका बहुत ज्यादा होता है और बहुत आप किसी कानूनी कार्य से रिलेटेड अधिसूचना को जारी करते हो तो आपने देखा होगा उसमें बीचों बीच में भारत सरकार का लोगो बना रहता है, अशोक स्तंभ बना रहता है और उसके बाद में ऐसे करके ऊपर लिखा रहता है राजपत्र भारत सरकार या मध्य प्रदेश सरकार राजपत्र, और बीच में हमारा मध्य प्रदेश सरकार का लोगो और राजपत्र में प्रकाशित होता है और फिर छोटे छोटे उसमें लिखा रहता है कि ये इस भाग का ये चीज है। तो अब यहाँ पर ये चीज नहीं लिखना है, बस आपको इमेजनरी मेंशन कर देना है। गॉट इट? अब चूंकि विधिक महत्व जाता है इसीलिए हमेशा अधिसूचना का जो शुरुआत होगी वो अन्य पुरुष में होगी। अधिसूचना में कोई प्रति नहीं होती, कोई विषय नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो आप डायरेक्ट अधिसूचना अब यहाँ से चालू कर देंगे कि यह विदित है कि यह सूचित किया जाता है कि इसके अंतर्गत इन सहायक प्राध्यापक पदों की नियुक्ति की जा रही है जिसकी सूची निम्नलिखित है। ठीक है, और उसके बाद में आप इमेजनरी यहाँ पर क्रमांक लिख देंगे, दिनांक लिख देंगे और यहाँ पर सहायक प्राध्यापक जो भी हैं आबासा काखागा जहां पर भी इनकी नियुक्ति हो रही है वो लिख देंगे व अन्य जानकारी लिख देंगे। एटलीस्ट 3 लोगों का यहाँ पर इमेजनरी सहायक प्राध्यापक के नाम बनाइएगा।
ठीक है। अब उसके बाद आप दिशा निर्देश लिख देना कि इनसे रिलेटेड क्या दिशा निर्देश यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, आपको सहायक प्राध्यापक का जो पद है वो पूर्णतः सरकार की अनुमति के तहत स्थायी है, अस्थायी है, जो भी है, आपको जो भी आपको लग रहा है तो ये आप बता देंगे, लिख देंगे। फिर दूसरा आप बता देंगे कि कब कब आपको ज्वाइनिंग करना है। यदि आप ज्वाइन करने के 30 दिन के भीतर, मतलब ज्वाइनिंग लेटर आने के 30 दिन के भीतर अपना पदभार ग्रहण नहीं करते हैं तो यह पद क्या माना जाएगा, रिक्त माना जाएगा, और उसके बाद आप ज्वाइन नहीं कर सकते। जो भी SC ST OBC हैं उन्हें यात्रा भत्ता देय होगा, या अन्य जो भी जानकारी आपको दिशा निर्देश देना है वो आपने लिख दिया। ठीक है, और इस प्रकार आपकी अधिसूचना क्या हो गई, नियुक्ति से रिलेटेड कंप्लीट हो गई। बात समझ में आ रही है, ये कंप्लीट हुआ। अब चूंकि अधिसूचना मध्य प्रदेश सरकार के राजपत्र में प्रकाशित हो रही है और मध्य प्रदेश सरकार का पहला जो व्यक्ति है, विधिक व्यक्ति या फिर कानूनी मध्य प्रदेश सरकार का जो बोलना चाहिए पहला व्यक्ति है, प्रशासन का, सरकार का, या भारत का पहला व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति होता है, ठीक है, नागरिक बोलना चाहिए, वैसे ही मध्य प्रदेश सरकार के लिए राज्यपाल का पद होता है। तो ये अधिसूचना हमेशा राज्यपाल के नाम से जाती है, लेकिन लिखने वाला कौन होगा, तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, हस्ताक्षर। हस्ताक्षर कौन करेगा, सचिव, सहायक सचिव, जो भी आपको लिखना है। कहाँ का है ये, सामान्य प्रशासन विभाग, वल्लभ भवन, भोपाल, पूरा आपने लिख दिया। और ये अधिसूचना किसके नाम से जाएगी, तो ये जाएगी राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश सरकार की है तो राज्यपाल के आदेशानुसार। और आपकी अधिसूचना यहाँ पर तैयार। अब मैं यहाँ पर बोलूंगी कि जब भी आप अधिसूचना लिखते हैं तो यहाँ पर इसका क्या करें, विभाग का नाम, उप विभाग का नाम, फाइल नंबर, ठीक है, जावक नंबर यहाँ पर हो गया, फिर यहाँ पर भोपाल, फिर यहाँ पर दिनांक, ठीक है, ये हो गई। और उसके बाद 1-2 लोगों की इसकी क्या भेज दें, प्रतिलिपि लिख दें, और इसको पुनः क्या कर दें, कट कॉपी पेस्ट कर दें। क्यों, क्योंकि अधिसूचना का विधिक महत्व ज्यादा है, इसीलिए संबंधित इस पदाधिकारियों को इसकी सूचना जाएगी। तो जिन जिन लोगों को आप प्रतिलिपि भेज रहे हैं उन उन लोगों के नाम यहाँ पर आप लिख देंगे। बात समझ में आ रही है बेटा, पक्की बात, बहुत ध्यान से देखिएगा। क्यों, क्योंकि अधिसूचना है ना, परिपत्र होता है, उसमें हम यहाँ पर प्रतिलिपि बनाते हैं। और कैसे बनाते हैं, भली भांति मैं प्रतिलिपि लिखना सिखा चुकी हूँ बेटा आपको। कैसी सिचुएशन में कौन कौन से पदाधिकारियों के नाम आप लिखेंगे और उसके बाद जानकारी हेतु, नस्तीनार्थ, नस्ती हेतु, या फिर कार्यवाही हेतु, सूचना हेतु, जो भी आ रहे हैं आप प्रतिलिपि बनाएंगे। बात समझ में आ रही है बेटा। तो ये फॉर्मेट आपका अधिसूचना का होगा, जो अगेन आपका 1 से 1.5 पेज हो गया। क्लियर बात समझ में आई। तो हमने यहाँ पर पूरा जो है आपका लेटर राइटिंग देख लिया। मैं रिकमेंड करूंगी कि आप प्रतिवेदन को अटेम्प्ट करें, ज्यादा नंबर मिलेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको ये लग रहा है कि कहीं पर कोई भी डाउट है तो आप इजीली मुझसे डाउट पूछ सकते। क्लियर बात समझ में आई। तो दोनों के फॉर्मेट हमने देखे, कैसे लिखना, ये सारी चीजें देखी, पूरी चीज देखी। ठीक है, चलिए, इसके अलावा कोई भी डाउट होता है, कुछ भी होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद FLT के डिस्कशन के लिए मिलेंगे और इसी के साथ हमारा ये जो पूरा आंसर राइटिंग प्रोग्राम हो जाएगा वो पूरा कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, कोई भी डाउट, कोई डाउट नहीं। थैंक यू सो मच बेटा। देखो यार, कोशिश करती हूँ मैं कि आपको चीजें समझ में आ जाएं। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि डाउट आ रहा है, आप तुरंत पूछो ना, लाइव क्लास का यही तो फायदा है ना। और डेली आपकी क्लास अभी मॉर्निंग में लग रही है, आप बकायदा पूछो, उसके बाद भी आपके पास क्लास रहेगी, आप देख सकते हो।